Hello and welcome to Clipboard Education. This is chapter 12. The name of the chapter is Friction of class 8th NCERT Science. So let's start. फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण. सबसे पहला पॉइंट देखते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. जो घर्षण होता है हमेशा आरोपित बल के विपरीत होता है. घर्षण है क्या? जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु या गतिमान वस्तु पर सापेक्ष गति करती है तो दोनों सतहों पर एक दूसरे के ऊपर गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं. हमें इतना याद रखना है कि फ्रिक्शन हमेशा जो भी गति की दिशा है उसका विरोध करता है, और यदि गति का विरोध कर रहा है तो आरोपित बल का भी विरोध करेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. क्या क्या कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. सबसे महत्वपूर्ण कारक जो भी घर्षण को प्रभावित करता है वो है किस तरह का सतह है गतिशील वस्तु की. तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो यदि दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो किसी उन सरफेस में जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होंगी, जितनी इरेगुलरिटी होंगी, जितने रफ सरफेसेस होंगी, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. तो फ्रिक्शन जो है वो सरफेसेस की इरेगुलरिटी से अफेक्टेड होता है. इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर. और यदि सरफेसेस में इरेगुलरिटी, अनियमितताएं और रफनेस ना रहे तो सरफेस एक दूसरे के साथ लॉक ही नहीं होंगे. इन्हीं इरेगुलरिटीज़ के कारण सरफेस एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं. और जब व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग. और जब हमें वस्तु को गति प्रदान करनी है तो हमें इसी इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए एक सरफेस दूसरे सरफेस से जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं, और जब हमें मूव करना है उस वस्तु को तो हमें इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा. स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू इट. एक तुला आप कह सकते हो, एक तराजू जो भी जिस वस्तु का हमें भार ज्ञात करना होता है उसको हम इस हुक से लटका देते हैं और इसकी रीडिंग को मीजर करके हम उस वस्तु पर आरोपित जो भी बल है, जो एक्टिंग फोर्स है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग इन अ ग्रेजुएटेड स्केल. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और इस प्रकार हम पढ़ लेते हैं कि वह वस्तु में कितना भार है, उस पर कितना बल आरोपित हो रहा है. चलिए सेकंड लास्ट स्लाइड देखते हैं. ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, इसके साथ ही हम जल्दी चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे. चलिए ख़त्म करते हैं इसको भी. फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड. घर्षण आप कितनी भी सतहों को इरेगुलरिटी हम यदि सरफेस से कितना भी प्रयास करें मिटाने का, लेकिन कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज रह ही जाती हैं. इसलिए घर्षण कभी ख़त्म ही नहीं होता. आप कितनी भी स्मूथ सरफेसेस बनाएं, कितनी भी चिकने सरफेसेस बनाएं, फ्रिक्शन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर. और कहाँ कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी सरफेसेस में रह ही जाती हैं. सो यदि हमें और ये किसी स्थिर बॉक्स को मूव करना है तो उसको हमें गति प्रदान करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा. हमें जो स्थैतिक घर्षण है उससे ज़्यादा बल लगाना होगा. स्थैतिक घर्षण बल क्या है? जब भी कोई वस्तु किसी धरातल पर विरामावस्था में खड़ी हुई है और उसको हमें मूव करना है तो क्या होगा कि जो बॉक्स का सरफेस है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी, और हमारे जो फ्लोर है, जो सरफेस है, धरातल है, उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी. दोनों इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो गई होंगी, और जब भी हमें यदि बॉक्स को खिसकाना है तो हमें इस इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा. और इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए ही जो आवश्यक बल है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. पहला पॉइंट देखते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्ड. और हमें पता होना चाहिए जैसे वस्तु बहुत बड़ा बॉक्स है तो उसको खिसकाने के लिए उतना ही हमें बल
लगाना होगा, क्योंकि घर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। यदि जो घर्षण बल है, अभी हम क्लास 9th और 10th जब एनसीईआरटी साइंस ख़त्म करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि जो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है हाईलाइट एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट एन इंस्टेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और वह बल जो स्थिर जो वस्तु है उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए लगाया जाता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन हो, वह बल जो घर्षण को ओवरकम करने के लिए, घर्षण को ख़त्म करके वस्तु को मूव करने के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है। और ये जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या करेगा, वस्तु को रेस्ट से, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूविंग एक स्टेट में ले आएगा। थर्ड पॉइंट है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने स्थैतिक घर्षण पढ़ा, अब हम स्लाइडिंग घर्षण पढ़ेंगे। स्थैतिक घर्षण तो क्या था, वस्तु को विरामावस्था में से गति अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाना पड़ता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, बस मान लो बॉक्स मूव हो रहा है, अब हम जब बल लगाया, अब बॉक्स लगातार मूव हो रहा है, तो कोई मूविंग सरफेस के ऊपर जो बल लगता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर मूव कर रही है और तब भी लगातार बल कार्य कर रहा होगा ना, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ नीचे के इरेगुलरिटीज़ के साथ इंटरलॉक तो नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन एक दूसरे को इरेज तो कर रही होंगी ना, एक दूसरे को इंटरलॉक करने का ट्राई तो कर रही होंगी। हालांकि ये वस्तु गतिमान है तो इंटरलॉकिंग पूरी तरह से संभव नहीं है, फिर भी दो रफ सरफेसेस के बीच कुछ ना कुछ घर्षण कार्य कर रहा होगा। तो जब भी गतिशील वस्तुओं के मध्य कोई भी वस्तु किसी सरफेस के ऊपर गति कर रही है, या दो गतिशील वस्तुएं सापेक्ष गति कर रही हैं, तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है उसको हम गति घर्षण कहते हैं। आगे देखते हैं, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हमेशा जो गतिक घर्षण होता है, जब कोई वस्तु मूव कर रही है तब उस पर लगने वाला बल कम होता है उस बल से जब उसको जीरो से गति में लेके आया जाता है, विराम अवस्था से गति अवस्था में लेके आया जाता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, गतिक का कम होता है। तो यदि हम कोई चीज़ यदि गति में है तो उसको गति में बनाए रखने के लिए कम घर्षण की आवश्यकता है, लेकिन यदि वो रुक गई और रुक करके फिर हमें गति में लेके आना, तब तो हमें स्थैतिक घर्षण बल लगाना होगा, क्योंकि स्थिर अवस्था से हम उसको गति में लेके आएंगे। और तब हमें जो स्थैतिक घर्षण बल लगाना होगा उसकी वैल्यू तो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन से हीट भी जनरेट होती हैं, सरफेसेस गर्म हो जाती हैं। जैसे हम अपनी हाथ को ही लगातार रगड़ते हैं 2 मिनट तक, तो हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट है द सरफेसेस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। कुछ कभी क्या होता है कि सरफेसेस में रफनेस को ख़त्म करने के लिए हम कुछ स्नेहक तैलीय पदार्थ डाल देते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये फैक्टर है, इट्स अ वेरी लुब्रिकेंट आर आ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यदि हम लुब्रिकेंट्स बेरिंग्स में प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग हम इंजन ऑयल में जो डाला जाता है गाड़ी में, उसमें भी वो भी एक तरह का लुब्रिकेंट है, ताकि जो पिस्टन है गाड़ी का वो कम खर्च हो, वो कम घिसे। और लास्ट पेज है इस चैप्टर का, एक होता है, अभी हमने पढ़ा है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हमने पढ़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग माने घूमने वाला। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंट टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग क्या है, मतलब पूरा घूमना, 360 घूमना। जैसे हम पेंसिल पर एक बुक रख दें और फिर इनको पेंसिलों को घुमाएं लेफ़्ट साइड की ओर, यदि हम बुक को घुमाएंगे तो पूरी जो पेंसिल्स हैं वो रोल होंगी, इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमें याद रखना है, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम जो वैल्यू होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a object over another.
ये आपने देखा भी होगा, जब भी कोई भारी चीज़ को खिसका के लेके आते हैं तो उसको कुछ ना कुछ नीचे पाइप डाल दिए जाते हैं ताकि जल्दी से खिसक जाए। जबकि हम यदि उसको ज़मीन पे खिसकाएंगे तो बहुत ज़्यादा बल लगाना होगा, इसीलिए क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है और रोल करना किसी चीज़ को हमेशा आसान होता है। फोर्थ पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वी ऑलरेडी नो, वी मस्ट कीप this point in mind and always remember it that rolling friction is always less than sliding friction. And the fluid friction, fluid माने कोई भी चाहे गैसेस हो चाहे लिक्विड्स हो, उनके मध्य जब कोई उसके बीच में से होके कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो पानी भी बल लगाता है। कोई भी द्रव जिसमें वह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी बल आरोपित करेगा उससे होकर जाने वाली वस्तु के ऊपर। उसी प्रकार हवा भी एक बल लगाती है एयरप्लेन के ऊपर। कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट या तो वो गैसेस में हो चाहे लिक्विड में यदि मूव करेंगे तो उन पर बल भी एक फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करेगा। एयर एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। हवा सभी प्रकार के द्रव उसमें से होकर गुजरने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक बल लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। और जब भी पानी या हवा या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस अपने में से होकर गुजरने वाले ऑब्जेक्ट पर बल लगाती है तो उस बल को हम फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं कहते, उसको हमेशा एक नया नाम दे दिया जाता है, ड्रैग। जैसे एरोप्लेन के ऊपर कितना ड्रैग काम कर रहा है, नाव के ऊपर और या जहाज़ में जो पानी का जहाज़ है उसमें कितना ड्रैग काम कर रहा है। सेकंड लास्ट पॉइंट है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। और यदि जो ड्रैग है उसकी वैल्यू किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उस फ्लूइड में से गुजरने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से होकर गुजर रहा है। मानो यदि नाव पानी में बहुत तेज़ी से चल रही है तो उस पर ज़्यादा ड्रैग काम करेगा, यदि बहुत स्लो है तो ड्रैग कम होगा। जिस प्रकार एरोप्लेन यदि हवा में उड़ रहा है तो ड्रैग ज़्यादा होगा यदि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो और यदि कम स्पीड है तो ड्रैग कम होगा। और लास्ट पॉइंट है द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्रिक्शनल फोर्स और जो ड्रैग है वो ऑब्जेक्ट की शेप पर भी डिपेंड करते हैं, इसलिए जो एरोप्लेन्स हैं उनको एरोडायनामिकली शेप दिया जाता है, वर्ड की तरह शेप दिया जाता है ताकि हवा को ज़्यादा से ज़्यादा काटें। और जैसे आप छाते को यदि हवा की दिशा में घुमाएं ना तो उसमें उसका जो शेप हो जाएगा वो पूरा सर्किल बन जाएगा, तो फिर उसको हवा में खींच के लेके जाना बहुत ही मुश्किल होगा और तो उसको तो हम लेके जा ही नहीं जा सकते हैं। जैसे तेज़ हवा होती है तो छाता उड़ जाता है, या पैराशूट की तरह भी काम कर सकता है छाता यदि बहुत बड़ा छाता है तो, क्योंकि वो हवा को ज़्यादा ट्रैप करेगा जिससे ड्रैग बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और यदि फ्लूइड की नेचर पे भी ड्रैग काम करता है। ड्रैग किस पे काम करता है? ड्रैग जो डिपेंड करता है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द फ्लूइड। यदि हम ग्लिसरीन में एक कागज़ की नाव बना के चलाते हैं तो बहुत धीमे चलेगी या बिल्कुल ही नहीं चलेगी, क्योंकि विस्कोसिटी श्यानता ग्लिसरीन की बहुत ज़्यादा है, जबकि पानी में यदि हम कागज़ की नाव चलाएंगे तो आसानी से चल जाएगी। तो जो ड्रैग है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? पहली चीज़ वेग, वस्तु का वेग, वस्तु किस वेग से, कितनी वेग से उस फ्लूइड से होकर गुजर रही है। दूसरा है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उसका आकार कैसा है। और तीसरा है फ्लूइड कैसा है वो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि वीडियो पसंद आई हो, यदि ना भी पसंद आई तो डिसलाइक करें, पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।